नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। ग्रेटर नोएडा से महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने रबुपुरा थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। लापरवाही बरतने के मामले में विवेक कुमार श्रीवास्तव को सस्पेंड किया गया है। ड्यूटी जाते समय महिला पुलिसकर्मी पर बदमाशों ने हमला किया था। महिला पुलिसकर्मी से बदमाश मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। मुकदमा दर्ज करने की बजाय सेटलमेंट करने में रबुपुरा थाना पुलिस जुटी हुई थी और जांच के बाद नोएडा कमिश्नर ने थाना प्रभारी रबुपुरा को सस्पेंड कर दिया है। घटना को गंभीरता से नहीं लेने पर सीपी नोएडा ने नाराजगी जताई है। मुकदमा दर्ज करने में एसएचओ ने लापरवाही की थी और सीपी का बड़ा एक्शन इस वक्त का है ये, क्योंकि रबुपुरा एसएचओ विवेक कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है लक्ष्मी सिंह की ओर से। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महिला पुलिसकर्मी के साथ बदमाश लूट करके फरार हो गए थे। को सस्पेंड करें, ये एक्सक्यूज कोई एक्सक्यूज नहीं है और मैं आपके केसों को सस्पेंड करूँ। ऐसे वैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। ये एक्सक्यूज कोई एक्सक्यूज नहीं है और मैं आपके केसों को सस्पेंड करूँ। ऐसे वैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। ये एक्सक्यूज कोई एक्सक्यूज नहीं है। ललित पंडित ने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन इन पर। ललित पंडित, जब पुलिस महिला पुलिसकर्मी की शिकायत को नहीं सुना जा रहा तो आम जनता की शिकायत को तो कैसे ही सुना जाएगा, लेकिन यहां पर एक राहत की बात यह है कि इस पर लक्ष्मी सिंह ने ध्यान दिया और एसएचओ को सस्पेंड करने की बात कही। जी बिल्कुल, ये 13 दिसंबर की घटना है। 13 दिसंबर की शाम की घटना है, जब एक महिला पुलिसकर्मी जो अपनी ड्यूटी पॉइंट पर थाना में जा रही थी, उसी दौरान उसको एक बदमाश के द्वारा रोका गया, उसके साथ में बदसलूकी की गई और उसका मोबाइल छीन लिया गया। इसकी जब जानकारी उसके द्वारा एसएचओ को दी गई तो एसएचओ के द्वारा मुकदमा दर्ज करने की बजाय मैनेजमेंट का प्रयास किया गया। महिला पुलिसकर्मी को समझाया बुझाया गया कि वो मुकदमा दर्ज न कराए और इसकी जानकारी जब न्यूज वन इंडिया को मिलती है, न्यूज वन इंडिया के द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जाता है, जिसके बाद सीपी लक्ष्मी सिंह के द्वारा इस खबर का संज्ञान लिया गया। संज्ञान लेकर के तुरंत जो एसएचओ रबुपुरा है विवेक श्रीवास्तव, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड कर दिया है। साथ ही एसीपी को निर्देशित किया और अब इस मामले में अभी मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। साथ में इसमें जांच की जा रही है। साथ लक्ष्मी सिंह की तरफ से साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि इस मामले की 24 घंटे के अंदर पुलिस को खुलासा करना है और इसमें जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करना है। जी ठीक है ललित, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, गाजियाबाद के मोदी नगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर मकान मालिक ने रुपयों की खातिर किराएदार की हत्या कर दी और उसके मृतक शरीर के 4 टुकड़े करके मुरादा नगर गंग नहर में अलग अलग जगह पर फेंक दिया। मकान मालिक ने कारोबार के लिए किराएदार से उधार में 60 लाख रुपए चुकाने न पड़े, इसके लिए उसने पीएचडी कर रहे छात्र की हत्या कर दी और फिर उसके खाते से 40 लाख रुपए भी निकाल लिए। आपको बता दें कि मोदी नगर में रहने वाले अंकित खोकर के माता पिता नहीं हैं, वो मोदी नगर में एक मकान में किराए पर रहता था। मकान मालिक ने उसकी 6 अक्टूबर को हत्या कर दी और उसके शव को 4 टुकड़ों में काटकर गंग नहर में बहा दिया। मकान मालिक उमेश, जिस पर हत्या का आरोप है, उसका साला प्रदीप मृतक अंकित का दोस्त था, जो कि एक अस्पताल में कंपाउंडर का काम करता है। पुलिस पूछताछ में सामने ये आया है कि आरोपी उमेश ने पहले अंकित का गला घोटा और फिर उसके टुकड़े कर नदी में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में उमेश व उसकी पत्नी समेत 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि मृतक अंकित बागपत जिले के गांव मुकुंदपुर का रहने वाला है, जो कि लखनऊ से पीएचडी कर रहा था। अंकित ने अपनी सारी पैतृक संपत्ति बेच दी थी, जिसके लगभग 1.5 करोड़ रुपए उसके बैंक अकाउंट में थे और वो मोदीनगर के राधे एनक्लेव कॉलोनी में किराए पर रह रहा था। चलिए, अंकित हत्याकांड का ये पूरा मामला हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। अंकित खोकर बागपत जिले के गांव मुकुंदपुर का रहने वाला था। दोस्तों को शक हुआ तो उन्होंने मोदीनगर पहुंचकर अंकित की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है। हत्या के बाद आरोपी उमेश ने अंकित के खाते से करीब 20 लाख रुपए निकाल भी लिए थे और आरोपी उमेश शर्मा ने अंकित से बिजनेस करने के नाम पर पहले ही 40 लाख रुपए उधार लिए थे। आरोपी ने अंकित की हत्या करने के बाद यूपीआई के जरिए करीब 20 लाख रुपए वो निकाल चुका था और अंकित खोकर आरोपी उमेश के घर बतौर किराएदार रह रहा था। अंकित खोकर लखनऊ से अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी कर रहा था और वो अपनी पैतृक संपत्ति बेच चुका था। अंकित खोकर मूल रूप से बागपत का रहने वाला बताया जा रहा है और अंकित खोकर ने मकान मालिक की पत्नी से राखी भी बंधवाई थी।
तो यानी कि दोनों के बीच में संबंध अच्छे थे और मकान मालिक की पत्नी को बहन मानकर ही विश्वास जताया गया था। अंकित की हत्या के बाद कमरे में खून फैला तो पत्नी ने फर्श को साफ किया। अंकित के पैतृक गांव की जमीन बेचकर करीब 1 करोड़ रुपए अपने खाते में जमा किया हुआ था और अंकित के माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। तो ये बड़ी घटना हम आपको बता रहे हैं जहां पर एक पूरा सोचा समझा प्लान्ड मर्डर यहां पर किया गया। पहले अंकित के साथ नजदीकियां बढ़ाई गई, उसे ये फील करवाया गया कि हमारे रिश्ते अच्छे हैं। पहले पत्नी को अंकित की बहन बनवाया गया। उसके बाद जब विश्वास पूरा जीत लिया गया अंकित का तो उसके साथ बिजनेस की बात की गई तो 40 लाख रुपए पहले उधार लिए और उसके बाद अंकित की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद 20 लाख रुपए यूपीआई के जरिए फिर से निकाल लिए गए अंकित के अकाउंट से और अंकित जो कि अपनी पैतृक संपत्ति बेच करके 1.5 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में थे और वो पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था और उमेश शर्मा के घर में बतौर किराएदार रहता था। अंकित के पैतृक गांव की जमीन बेचकर करीब 1 करोड़ रुपए अंकित ने अपने अकाउंट में जमा करवाए थे। अब ये पूरी गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है और पुलिस आगे इस पूरे मामले में जांच कर रही है। पैसों के लालच में किराएदार की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और ये बड़ी घटना है, प्लान्ड मर्डर है और इससे सीधे तौर पर सवाल यही खड़ा होता है कि हमारे समाज में हम किस और गति कर रहे हैं। इस प्रकार की बढ़ती घटनाएं एक चिंता का विषय है। अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पर अंकुश लगाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब उमेश शर्मा, उसकी पत्नी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जितेंद्र गौतम ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। जितेंद्र गौतम, ये पूरी सोची समझी साजिश, प्लान्ड मर्डर, पहले अंकित को ये फील करवाया गया कि हमारे और उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और उसके बाद अंकित का विश्वास जीतकर पहले पैसे उधार लिए गए और फिर उसे मार दिया गया। क्या अंकित की ओर से पहले कभी कोई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह की कोई भी इससे पहले कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई थी जिसमें अंकित ने आरोपी उमेश के खिलाफ कोई भी तहरीर दी हो। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो पूरी तरह से प्लान था कि अंकित को मौत के घाट उतारना है और उसके बाद उसके शव के टुकड़ों को अलग अलग करके फेंक देना है ताकि पुलिस जो है उस तक ना पहुंच पाए। ये तमाम चीजें पहले से ही उमेश ने सोच समझ रखी थी और उसी के हिसाब से इसको हत्या को अंजाम दिया गया था। इसमें सबसे पहले उमेश ने जो है सबसे पहले वो जहाँ किराए पर वो रहता था उसके पास पहुंचता है और शाम को आराम से 2-4 बातें करते हैं। फिर उसी बीच लड़की दिखाने की बात की जाती है कि चलो भाई तुम्हारी उम्र होने लग रही है, हम जो है आपको लड़की दिखवा देते हैं। इसी तरह से बात करते करते अचानक उमेश जो है खड़ा होता है और अंकित के पीछे की तरफ जाता है और जैसे पीछे की तरफ जाता है और जब तक अंकित कुछ समझ पाता उसका गला घोटने लग जाता है और कुछ देर बाद अंकित जो है अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद शुरू होता है कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाना है। इसके लिए वापिस उमेश जो है अपने दूसरे घर जाता है और वहां से आरी लेकर आता है। फिर दूसरा वापस जहां अंकित की लाश पड़ी हुई थी वहां पहुंचता है और सब के 4 टुकड़े करता है और 4 टुकड़ों को अलग अलग कुछ बागपत में फेंके, कुछ गाजियाबाद के डासना मसूरी नहर में फेंक दिए और कुछ ईस्टर्न पेरिफेरल पर फेंक दिए। ये तमाम हत्या को इस तरह से अंजाम दिया गया और अगर अंकित के दोस्त इसमें कोई तहरीर नहीं देते तो हो सकता था कि उमेश अब तक पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं आता। जी जितेंद्र, क्या कभी ऐसी घटना का या फिर कोई इनके बीच में कहा सुनी हुई और पड़ोसी कुछ बताते हैं इसके ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए पड़ोसियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरह की कहा सुनी नहीं हुई थी। लगभग उमेश को जब पता चला कि अंकित जो है जमीन उसने बेची है और उसमें लगभग 1 करोड़ रुपया उसके पास आया है तो उसके बाद उसने अपने दिमाग में सातिर तरीके से अपनी पत्नी को उमेश अंकित की बहन बनाया। फिर धीरे धीरे उससे उधार मांगता चला गया। लगभग 60 लाख के आसपास उधार हो चुका था जो कि अंकित को वापस करना था, उमेश को अंकित को वापस करना था। लेकिन जब उसने देखा कि ये मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा और जो उसके पास तो लगभग 40 लाख रुपए वो भी उसको नहीं मिलेगा, तब जाकर उसने सोचा कि वो अब अंकित को रास्ते से हटाना है और जिसके बाद इस पूरी घटना को उसने अंजाम दिया। जितेंद्र, उमेश शर्मा का रिकॉर्ड
रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अंकित से पहले कोई किराएदार नहीं आया होगा, उनके साथ कैसे संबंध थे, क्या इस प्रकार की कोशिश किसी और के साथ भी की गई? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक इसकी जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि अभी तक इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। हालांकि कुछ किराएदारों से थोड़ा उखड़े हुए सुर में बात पहले कभी की थी, जो कि वहां के लोगों का कहना है, लेकिन कभी इस तरह की नौबत नहीं आई कि पुलिस में जाने की जरूरत पड़े, उनके खिलाफ FIR दर्ज करानी पड़े। जी जितेंद्र, अभी इस पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? पुलिस का सबसे पहला काम है कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स अलग अलग फेंके गए हैं, पुलिस लगातार उनको ढूंढने में लगी है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि लगभग 2 महीने घटना को हो चुके हैं, तो हो सकता है कि बॉडी के तमाम पार्ट पूरी तरह से सही नहीं मिले, लेकिन जितना भी हो सकता है उसको रिकवर कर सकें। जितने भी पार्ट बॉडी के मिल सकते हैं उनको ढूंढने में लगे हैं, ताकि कोर्ट में उनको दिखाने के लिए अहम सबूत रहेंगे। जी ठीक है जितेंद्र, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। हरदोई में शिकायत की जांच करने पहुंचे डिप्टी सीएमओ के सामने शिकायतकर्ताओं ने डॉक्टर की पिटाई कर दी और वहीं पिटाई के बाद डॉक्टर का मेडिकल भी कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। आपको बताएं कि बिलग्राम CHC में संविदा पर डॉक्टर शैलेश दीक्षित तैनात हैं और वहीं पड़ोस में रहने वाले अवनीश और आशीष ने फर्जी क्लिनिक संचालित करने की शिकायत की थी, जिसकी जांच करने डिप्टी सीएमओ डॉक्टर पंकज मिश्रा के घर पहुंचे और इसी दौरान दोनों युवकों ने मिलकर डॉक्टर शैलेश दीक्षित की पिटाई कर दी। ये तस्वीरें CCTV फुटेज में कैद हुई हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पीटा गया है 2 युवकों की ओर से डॉक्टर को। और शिकायत की जांच करने पहुंचे थे डिप्टी सीएमओ, लेकिन वहां पर जांच से पहले ही डॉक्टर की पिटाई हुई। डिप्टी सीएमओ के सामने ही डॉक्टर की पिटाई हुई। ये देखो तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएमओ के पहुंचने पर डॉक्टर की पिटाई कर दी गई, वो भी उनके द्वारा, जो 2 युवक पहले ही शिकायत कर चुके थे कि यहां पर फर्जी क्लिनिक चलाया जा रहा है। अब या तो आपस में कहासुनी पहले ही हुई होगी या फिर आपसी रंजिश के चलते फर्जी क्लिनिक की शिकायत की गई। उसके बाद जब जांच करने के लिए सीएमओ पहुंचे तो उनसे पहले ही यहां पर मारपीट शुरू हो गई। शिकायत की जांच करने पहुंचे थे डिप्टी सीएमओ। अभिषेक कुमार ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, क्या ये पूरा मामला अभी इस पर क्या कुछ जांच चल रही है? डिप्टी सीएमओ के सामने ही डॉक्टर की पिटाई कर दी गई। देखिए, डॉक्टर की जिस तरीके से पिटाई हो रही है, 2 लोग डॉक्टर की पिटाई कर रहे हैं। वहां पर डिप्टी सीएमओ गए थे जांच करने, उनके सामने डॉक्टर की पिटाई हुई। उसके बाद जो डॉक्टर है वो सीएमओ से शिकायत किया और कार्रवाई की बात कही। उसके बाद मामला कोतवाली में दर्ज कर लिया गया और जांच चल रही है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ के गोमती नगर में रईस जादव की लखनऊ के गोमती नगर में रईस जादे दबंगों ने 3 युवतियों से छेड़छाड़ की। युवतियों की गाड़ी को रोककर धमकी देते हुए भी नजर आए। बताया जा रहा है कि रईस जादे दबंगों ने युवतियों की गाड़ी के ऊपर शराब की बोतलें भी फेंकी। आपको बता दें, छेड़छाड़ की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस के पहुंचने से पहले दबंग युवक मौके से फरार हुए। वहीं महिला ने दबंगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी की तलाश जारी है। क्या कर रहे हो? हम आपको कुछ कह नहीं रहे, ठीक है? हम लोग कुछ कह आप गाड़ी क्यों रोक रहे हो? एक सेकंड, आप गाड़ी क्यों रोक रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हैं। शॉकिंग किसे कहते हैं? अभी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हम आपको कुछ कह नहीं रहे, ठीक है? हम लोग कुछ कह आप गाड़ी क्यों रोक रहे हो? एक सेकंड, आप गाड़ी क्यों रोक रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हैं। थाना गोमती नगर में रात में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि कुछ कार सवार युवकों ने महिलाओं के साथ 2 महिलाओं के साथ अभद्रता की है और गाली गलौज की है। इसी क्रम में तुरंत थाना गोमती नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया। 809/22 अभियोग संख्या है और इसी के क्रम में इंस्पेक्टर गोमती नगर द्वारा टीमें गठित करके दबिश दिलाई जा रही थी। आज दिनांक 14/12 में इसमें एक अभियुक्त अभिनव वर्मा की गिरफ्तारी की गई है। कार की बरामदगी कर ली गई।
नीलेश चौहान ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नीलेश, आए दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जब रात को युवतियां अकेले नहीं निकल सकती क्योंकि ऐसे मनचले युवतियों को छेड़ते हैं, लेकिन इस पर पुलिस का क्या एक्शन दिखाई देता है? क्योंकि पुलिस हमेशा बात करती है कि वो 24 घंटे गश्त पर रहती है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि एक और जहां राजधानी पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर तमाम दावे करती है, लेकिन उन दावों की पोल तब खुल जाती है कि जब रात में महिलाएं अपने घर से कहीं निकलती हैं, उसके बाद जब उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती है। कल भी रात में ऐसा ही मामला एक निकलकर सामने आया, जहां गोमती नगर में 3 युवतियां एक कार से जा रही थी। पहले कुछ जो है सौदे उनका पीछा करते हैं, फिर कार से निकालकर जो शराब की बोतलें थी उनकी युवतियों की गाड़ी पर फेंकी जाती है, फिर गाड़ी रुकवाकर उनके साथ अभद्रता और जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसका वीडियो कार में बैठी एक युवती बनाती है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है। जब गोमती नगर पुलिस को इस बात की भनक लगती है तो आनंद फानन में पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए एक जो युवक था उसको गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी 2 और जो सौदे थे वो फरार चल रहे हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि गोमती नगर जैसे पॉश इलाके में जहां पर 24 घंटे पेट्रोलिंग की बात लखनऊ पुलिस की तरफ से कही जाती है, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की घटनाएं गोमती नगर जैसे पॉश इलाके में आती हैं तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है कि महिलाएं खुले आसमान के नीचे चाहे दिन हो या रात हो वो निकल सकती हैं, लेकिन गोमती नगर इलाके में अगर इस तरीके से कई किलोमीटर तक गाड़ी का पीछा किया जाता है, गाड़ी के ऊपर शराब की बोतलें फेंकी जाती हैं, उसके बाद विरोध करने पर छेड़छाड़ होती है और छेड़छाड़ के साथ साथ जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं, तो जाहिर सी बात है पुलिस के इकबाल पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। देखना होगा कि जो तो फरार आरोपी भी हैं उनको कब तक पुलिस गिरफ्तार कर पाती है। ठीक है नीलेश, हम इंतजार करेंगे कि कब तक उचित कार्रवाई होगी। हालांकि एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर ही लिया गया। फिलहाल के लिए शुक्रिया नीलेश। आप गाड़ी क्यों रोक रहे हो? एक सेकंड, आप गाड़ी क्यों रोक रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जॉगिंग किसे कहते हैं? अभी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हम आपको कुछ कह नहीं रहे, ठीक है? हम कुछ आप गाड़ी क्यों रोक रहे हो? एक सेकंड, आप गाड़ी क्यों रोक रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जॉगिंग किसे कहते हैं? अभी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हम आपको कुछ कह नहीं रहे, ठीक है? हम कुछ आप गाड़ी क्यों रोक रहे हो? एक सेकंड। बागपत से अगली खबर, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सतर्कता दिखाते हुए 5 बदमाशों को दबोचा। बड़ी मात्रा में कारतूस और असला बरामद किए गए हैं। लूट की योजना से आए थे बदमाश। कोतवाली क्षेत्र बड़ौत का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सतर्कता दिखाते हुए 5 बदमाशों को दबोचा। बड़ी मात्रा में कारतूस और असला बरामद किया गया है। विकास ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। विकास, क्या है पूरी खबर, बताएं एक बार। जी, मैं आपको बता दूं, आज बागपत जनपद के बड़ौत कोतवाली को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर लूट की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा है। उनके पास बड़ी मात्रा में असला मिला है। आज ये बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए थे, जिसको पुलिस ने इन्हें दबोच लिया है और एक बड़ी कामयाबी मिली है बड़ौत पुलिस को। जी ठीक है विकास, शुक्रिया। आगरा से अगली बड़ी खबर, आपसी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर गोलियां चली। युवक की संदिग्ध मौत पर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। शराब में जहर देकर युवक को मारने का आरोप। पेट्रोल पंप पर आरोपी के बड़े भाई पर गोली चली है। फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। शमशाबाद के राजाखेड़ा रोड पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पेट्रोल पंप पर आरोपी के बड़े भाई पर चली गोली और शराब में जहर देकर युवक को मारने की कोशिश की जा रही थी, ये आशंका जताई जा रही है और पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। प्रयागराज से अगली खबर आपको बता दें, मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग का ये मामला। हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई है। ज्ञानवापी को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने पर विरोध दर्ज किया गया है। हिंदू पक्ष ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने पर विरोध दर्ज कराया है। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर ही हिंदू पक्ष ने आज कोर्ट में दलीलें रखी। आज भी मामले में दोपहर 3:30 बजे से हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, इसमें अभी तक सुनवाई चल रही है। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर ही हिंदू पक्ष ने आज कोर्ट में दलीलें रखी हैं और आज 3:30 बजे के बाद भी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा। गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी दोषी करार कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी दोषी करार कर दिए गए हैं। तो मुख्तार अंसारी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी और आखिर में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हो गई है। गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को दोषी करार कर दिया गया है। माफिया मुख्तार अंसारी 10 साल की सजा अब काटेंगे। मुख्तार अंसारी के पास क्या विकल्प बचता है, क्या वो इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं, इन तमाम एंगल्स पर भी चर्चा की संभावना है। मुख्तार के सहयोगी भीम सिंह को भी सजा हुई है, ऐसी खबर निकल करके आ रही है। तो गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को दोषी करार कर दिया गया है। कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ साथ मुख्तार के सहयोगी भीम सिंह को भी सजा हुई है। मुख्तार के तमाम सहयोगियों पर जांच चल रही थी और मुख्तार के सहयोगी भीम सिंह को भी सजा हुई है, लेकिन मुख्तार अंसारी की अगर हम बात करें विशेष तौर पर 10 साल की सजा हुई है गैंगस्टर एक्ट के तहत। तो माफिया मुख्तार अंसारी को पहले उत्तर प्रदेश लाया गया और उसके बाद जो तमाम मुकदमे चल रहे थे उन पर सुनवाई हो रही थी। एसके वाजपेयी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। एसके वाजपेयी, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है, ऐसे में मुख्तार अंसारी के पास कोई विकल्प बचता है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो अब चूंकि गैंगस्टर कोर्ट की तरफ से सजा सुना दी गई है, हालांकि यह मामला 1996 का है, जिस दौरान इसमें गाजीपुर जिले में गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साथ ही साथ भीम सिंह पर ये मामला दर्ज हुआ था। हालांकि पूरे मामले को लेकर गैंगस्टर कोर्ट की सुनवाई कर रही थी, क्योंकि कई बार राजनीतिक कारणों से साथ ही साथ उसके रसूख के चलते ये सुनवाई लगातार चलती रही। हालांकि पूरे मामले पर आज सुनवाई हुई और गैंगस्टर कोर्ट की तरफ से 10 साल की सजा और साथ ही साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सीधे तौर पर अब वो इस मामले को लेकर हायर कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन जहां वो पहले ही दूसरे मामलों में जेल काट रहा है, वहीं इस मामले में भी 10 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। तो सीधे तौर पर हम देखें कि मुख्तार अंसारी जहां लगातार कोशिशें कर रहा है कि विभिन्न जो मामले उस पर चल रहे हैं, जिसमें वो जेल काट रहा है, उसमें उसको जमानत मिले, लेकिन एक और मामला गैंगस्टर का जो कि 1996 का था और सीधे तौर पर देखें करीब 15-16 साल बाद इस मामले में सजा हुई है। अगर हम इसमें केसेस की बात करें तो उस दौरान मुख्तार अंसारी ने कई ऐसे अधिकारी थे जिन पर जानलेवा हमला किया था, साथ ही साथ पूरा गैंग बनाकर लगातार वो अपना पूरा एक नेक्सस चला रहा था। उस दौरान इस पर 5 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें एडिशनल एसपी पर जानलेवा हमला था और साथ ही साथ वाराणसी का अवधेश राय हत्याकांड था। इन सारे मामलों को लेकर गैंगस्टर का केस था, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही थी। आज कोर्ट की तरफ से मुकदमा पर सजा सुनाते हुए एक कड़ी सजा 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ साथ सवाल ये भी है एसके वाजपेयी कि 1996 का ये मामला आखिरकार इतना लंबा वक्त क्यों लगा, और मुख्तार अंसारी का जो रुतबा है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो भी आज भी जस की तस है, वही अलग कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। बिल्कुल, सीधे तौर पर क्योंकि ये उसका पहला मामला नहीं है, उसके ऊपर दर्जनों मामले दर्ज है। हालांकि राजनीतिक रसूख के चलते उसके कई मामले रफा दफा भी हो गए और उसके बाद जब यूपी सरकार ने उन पुराने मुकदमों को लेकर तेजी से जो विवेचना लंबित थी उनको कराना शुरू किया, लगातार मुकदमों पर सुनवाई शुरू हुई, सभी कोर्ट्स में उसके केसेस पर पूरी नियत सुनवाई हुई, जिसके बाद अब इस तरीके की सजाओं का ऐलान मुख्तार अंसारी के लिए हो रहा है। हालांकि पहले भी वो इस तरीके के लगातार क्राइम करता रहा, लेकिन बावजूद इसके उस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। बार बार उसको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जमानत कराकर हर बार वो बाहर आ जाता था। जमानत जेल में रहते हुए भी लगातार वो अपने गैंग को ऑपरेट करता था। लेकिन कहीं न कहीं चीजें जरूर बदली हैं, यही एक वजह है कि 15 साल 16 साल बाद सही, लेकिन कहीं न कहीं चीजें अब सीधे तौर पर दिखाई दे रही हैं कि लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी है, जिसमें से मुख्तार अंसारी एक है, क्योंकि बड़ा उसका नाम है और लगातार कहीं न कहीं पूरे प्रदेश भर में वो कुख्यात था और उसके बाद दर्जनों मामले होने के बावजूद भी उसको कोई कड़ी सजा। बहरहाल अब मुख्तार अंसारी अब इस पूरे मामले में आगे क्या करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या आगे विकल्प मुख्तार अंसारी के पास बचता है? ठीक है एसके वाजपेयी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।
फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।